प्रिय विद्यार्थियों, कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक से कैसे बनती है कविता। इस पाठ में आप जानेंगे कि कविता निर्माण के लिए, कविता बनाने के लिए किस तरह शब्दों का चयन, बिंब और छंद, उसकी संरचना और घटक ये हमारे काम आते हैं और एक अच्छी कविता इन सब के बिना नहीं बनती। कविता के बनने की कहानी माँ, दादी और नानी की ज़बानी, लोरी के बोल, खेतों के ढोल, बच्चों के खेल गीत, स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली ज़बान से गीत दोहराता बच्चा, उनमें कुछ नए शब्द जोड़ता बच्चा। कविता की यह जानी पहचानी दुनिया है जिसे हम सब जानते हैं। क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है। जहाँ तक कविता लेखन का सवाल है, इस संबंध में दो मत मिलते हैं। एक तो यह कि कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि कुछ विश्वविद्यालयों में कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। क्योंकि सवाल उठता है कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि सिखाई जा सकती है, तो कविता क्यों नहीं। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए, जैसे शास्त्रीय संगीत सुने जाने के लिए आमंत्रित करता है। कविता एक ऐसी कला है जिसमें किसी बाहरी उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती, और कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से मेलजोल होना कविता की पहली शर्त है। शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना है। हम तुकबंदी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शब्दों से हमारा परिचय बचपन से है और धीरे धीरे उसमें बिंब और छंद कविता के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। बिना बिंब और छंदों के कविता नहीं होती। कविता में बिंबों का विशिष्ट महत्व है। आपने अपनी पाठ्यपुस्तक में उषा कविता पढ़ी है। कविता के जो प्रमुख घटक माने गए हैं उन पर मैं एक बार दृष्टिपात करूं। कविता के लिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। कविता भाषा के बिना नहीं होती, और भाषा शब्दों से बनती है। शब्दों का विन्यास है जो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य होंगे, भाषा शैली के साथ शब्द होंगे, वाक्य होंगे कविता में। कविता के प्रमुख घटकों में छंदों का ज्ञान होना जरूरी है। कविता छंदबद्ध भी होती है और मुक्त छंद भी होती है। आपकी पाठ्यपुस्तक में अधिकतर कविताएं मुक्त छंद में हैं। कविता का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है, तो आसपास की जो प्रवृत्तियां हैं, उस समय की जो भी बातें चल रही हैं, उसकी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कम से कम अपने शब्दों में बात कह देना, अपनी बड़ी बात कह देना, 100 बात की एक बात कह देना, ये कविता के लिए बहुत ज़रूरी है। और कविता करने के लिए प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है। हर आदमी के पास किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। शब्दों की दुनिया में प्रवेश करके उनसे खेलना विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाता है। तो ये कविता के प्रमुख घटक हैं। और आज एक लाइव क्लास विद्यालय में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मेरी पढ़ाते हुए क्लास कैसे बनती है कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर मंजुल मटपाल, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी, प्रथम। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं आज अभिव्यक्ति और माध्यम। और सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि संचार कैसे होता है।
सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक बार उसका रिकैप देख लेते हैं, संचार कैसे होता है। तो उसका ब्लॉक डायग्राम आपको मालूम होगा, एक ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया था। विचार सबसे पहले क्या होता है उसमें, संचार में, इस ब्लॉक डायग्राम को अगर हम देखें तो सबसे पहले संचार में क्या होता है, कुछ याद आया इसका फॉर्मूला? नहीं, सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको 11th क्लास में, SEDR, कुछ हल्का हल्का याद आ रहा होगा। संचार जब होता है, S फॉर सोर्स, S का मतलब क्या है, सोर्स, यानी स्रोत। सबसे पहले एक सोर्स होता है, स्रोत होता है, जहां से कोई भी जो प्रसारण करता है वो क्या करता है, प्रसारण करता है, तो वो स्रोत है यानी सोर्स है। और फॉर्मूला याद करने के लिए आपके लिए SEDR, स्रोत है, उसके बाद E है, E फॉर होता है एनकोडिंग। ये प्रश्न भी बार बार आता है कि एनकोडिंग क्या है, E फॉर एनकोडिंग, S फॉर सोर्स, ठीक है। एनकोडिंग यानी यहां से हम संदेश दे रहे हैं और इसको हम कहते हैं कूटीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं कूटीकरण, एनकोडिंग को हिंदी में कूटीकरण। जो कूट शब्द है इसमें, कूट को अगर हम देखें, कूट का मतलब है कोड, कोड को हिंदी में कहेंगे कूट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे 1 या 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि संचार क्या होता है या एनकोडिंग क्या होती है, सोर्स क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले स्रोत जो होता है, सोर्स जो होता है, वो एनकोडिंग यानी कूटीकरण करता है, कोड में संदेश भेजता है, ठीक है। उसके बाद एनकोडिंग के बाद डी है फॉर्मूले में, फॉर्मूला आपने SEDR इसी उसमें याद करना है। डी फॉर है डिकोडिंग, डी फॉर डिकोडिंग, और डिकोडिंग को हिंदी में कहते हैं कूटवाचन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, कूटवाचन। नाम से पता लग रहा है, देखो वाचन का मतलब है पढ़ना, और कूट का मतलब क्या है, कोड, यानी कोड को पढ़ना, कोड को जब पढ़ा जाता है। अब देखो बड़ा सिंपल है समझना, संचार क्या होता है। सबसे पहले स्रोत ने क्या किया, कोड में संदेश भेजा, कोड्स के रूप में संदेश भेजा, यानी कूट में संदेश भेजा। उस संदेश को कूटवाचन हुआ, यानी डिकोडिंग हुई उसकी, उसको पढ़ा गया, ठीक है। और जैसे ही उसे पढ़ा गया, इसका मतलब वो किसको मिल गया है, रिसीवर को मिल गया है। लास्ट में R फॉर क्या होता है, रिसीवर, लास्ट में वो रिसीवर को मिल गया, R फॉर रिसीवर, यानी प्राप्तकर्ता ने उसे पढ़ लिया, उसे समझ लिया। तो ये होती है संचार की प्रक्रिया। पहले ये 4 चीजें, कोई भी पूछे कि संचार की प्रक्रिया में कितने तत्व हैं, तो संचार की प्रक्रिया में कितने तत्व हैं, क्योंकि अगर ये ऑप्शनल में आएगा क्वेश्चन, तो संचार की प्रक्रिया में कितने तत्व हैं, ऑप्शन के लिए क्वेश्चन बनता है। कितने तत्व हैं, 4, स्रोत, कूटीकरण, कूटवाचन, प्राप्तकर्ता। लेकिन कूटीकरण और कूटवाचन क्योंकि कठिन शब्द हैं, इसलिए इसको सोर्स, एनकोडिंग, डिकोडिंग और रिसीवर, हम एनकोडिंग और डिकोडिंग नाम से ज्यादा जाना जाता है, और एग्जाम में आता भी है एनकोडिंग किसे कहते हैं या डिकोडिंग किसे कहते हैं। एनकोडिंग किसे कहते हैं, कोड भेजने को, डिकोडिंग किसे कहते हैं, कोड पढ़ने को, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक चीज और है, इसमें अगर हम देखें प्राप्तकर्ता, अब ये स्रोत को कैसे पता लगेगा कि प्राप्तकर्ता को संदेश मिल गया, उसे मैसेज मिल गया, कैसे पता लगेगा प्राप्तकर्ता को, फीडबैक देगा। अगर हम भी किसी को मैसेज भेजते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज है किसी में भी, हमको कैसे पता लगता है उसने पढ़ लिया, समझ लिया, क्या दिखाता है, ब्लू टिक, ब्लू टिक आ जाता है ना। जैसे व्हाट्सएप ने निर्धारित कर लिया कि ब्लू टिक आएंगे तो वो उसमें वो मिल गया, प्राप्तकर्ता को हमें पता लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या मिला हमें, फीडबैक मिला, क्या मिला उससे, फीडबैक। और फीडबैक इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है इस मामले में कि जरूरी नहीं है कि सोर्स ने जो यहां पर से संदेश भेजा है, रिसीवर को वही संदेश मिला, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बीच में कुछ बाधाएं आ गई, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, डिस्टॉर्शन हो गया बीच में, तो वो जो डिस्टॉर्शन बीच में हो रहा है, जो बाधाएं बीच में आ रही है, रुकावट बीच में आ रही है, कई बार ऐसा होता है मोबाइल में हम कहीं बात कर रहे होते हैं, फिर कहीं और कॉल लग जाती है, होता है ना ऐसा कई बार, और बीच में कोई और बोलने लग जाता है, बीच में कभी शोर बहुत आता है, खड़ 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 आवाज आती है बहुत। वो जो डिस्टॉर्शन है बीच में, जितने भी संचार में बाधाएं आएंगी उसे हम शोर कहते हैं। ये भी अलग से पूछा जाता है कि शोर किसे कहते हैं। तो शोर कहां पर आएगा, शोर कहां पर आएगा, यहां पर से हम एरो अगर बनाएं तो स्रोत के बीच में और प्राप्तकर्ता के बीच में
जो चीज है, जो बाधा आ रही है वहां तक मैसेज पहुंचने में, उसे हम क्या कहेंगे? शोर। अगर एग्जाम में आता है शोर किसे कहते हैं, तो हमने क्या लिखना है? संचार में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं, या संचार में आने वाली रुकावट को हम शोर कहते हैं। क्लियर है? तो ये शोर इनके बीच में हो सकता है, सोर्स के बीच में और रिसीवर के बीच में। लेकिन अब मैं जो यहां पर बात कर रहा हूं इसको हम एफ से डिनोट करेंगे और एरो ऐसे बनाएंगे इसमें कि उस शोर के बीच में भी प्राप्तकर्ता ने बता दिया कि हमें तो साफ नहीं सुनाई दिया, शोर हुआ बीच में, आप दोबारा मैसेज भेजो। ठीक है? और अगर सही सुनाई दिया तब भी उसने यहां से फीडबैक दिया, यानी प्राप्तकर्ता जो रिसीवर होगा वो सोर्स को क्या देगा? एक फीडबैक देगा, जिसको हम सिंपल भाषा में रिस्पॉन्स कहेंगे, जिसको हम प्रतिक्रिया कहेंगे। ठीक है? और वैसे फीडबैक का जो अर्थ है वो अनुक्रिया होता है, अनुक्रिया देगा वो वहां से। तो आप इसको ऐसे ही समझिए, क्योंकि ये फीडबैक नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में पूछा जाता है फीडबैक किसे कहते हैं। तो शुभम, फीडबैक किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे इसमें, किसे कहते हैं फीडबैक? जब पता चल जाए कि जो रिसीवर है उसने मैसेज पढ़ दिया है। हाँ, ये पता लग जाए कि रिसीवर ने मैसेज पढ़ दिया, प्राप्तकर्ता को संदेश, हिंदी में अगर हम इसे कहेंगे क्या कहेंगे? प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त हो चुका है, उसे हम कहेंगे फीडबैक। तो दो प्रश्न इसमें से अक्सर पूछे जाते हैं, फीडबैक किसे कहते हैं, शोर किसे कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है एनकोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं। यानी कोड को भेजा जाना, संदेश को जब भेजा जा रहा है कोड के रूप में, वो एनकोडिंग है, कूटीकरण है वो। और कूटवाचन, जब उसे डिकोड कर रहे हैं, हम उसे पढ़ रहे हैं जब, वो है कूटवाचन या डिकोडिंग। ठीक है? और संचार के प्रमुख तत्व चार हो गए: स्रोत, कूटीकरण, कूटवाचन, प्राप्तकर्ता। ये पहले चैप्टर्स का एक तरह से रिकैप था, 11th क्लास में पढ़ा था, तो ये जरूर आना चाहिए आपको। ठीक है? फिर उसके बाद बीच बीच में आपने पत्रकारिता वगैरह पढ़े थे, उसके क्वेश्चन आंसर थे, तो वो पत्रकारिता वाले क्वेश्चन भी वही रहेंगे जो 11th में थे। ठीक है? उसको हम रिवीजन भी करेंगे बाद में। लेकिन हम नई चीज आप पढ़ रहे हैं, जो कैसे बनती है कविता, और कैसे बनता है नाटक, कैसे बनती है कहानी। तो शुरू यहीं से कर रहे हैं हम, कैसे बनती है कविता से। अब इसमें जब हम ये देखते हैं कि कैसे बनती है कविता, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, अगर नहीं किया है तो। ये पूरा एक ब्लॉक डायग्राम की तरह आप बनाएंगे इसे, और याद करने के लिए सोर्स, एनकोडिंग, डिकोडिंग और रिसीवर रहेगा। ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं कैसे बनती है कविता। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कहां से पढ़ना स्टार्ट किया आपने, स्कूल में कौन सी क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया? ऋचा बताओ। नर्सरी से। नर्सरी में ना जब हम पढ़ते हैं तो पहले दिन आपको सीधे ABCD और A फॉर एप्पल लिखा दिया गया क्या? तो क्या करते हैं शुरुआत में, कैसे करते हैं नर्सरी में? नर्सरी में नाम वगैरह पूछते हैं, और सबसे पहले घर पे भी, जब नर्सरी से पहले घर पे, क्योंकि माँ होती है प्रथम, हमारी घर प्रथम पाठशाला है और माँ हमारी प्रथम टीचर है ना, तो घर में जब हम पढ़ते हैं उसे, घर में कैसे सिखाते हैं हमें? अ सिखाना है, सपोज अगर हमें वर्णमाला सिखा रहे हैं तो कैसे सिखाते हैं? वर्णमाला को कैसे सिखाते हैं? वर्णमाला सिखाते समय कैसे सिखाते हैं बताइए? हाँ बताइए, कोई बताओ। वर्णमाला किसी को पता होगा ना, सीधे सिखा देते हैं, अ आ ई और बच्चा सीख जाता है। कोई गाना, कोई याद आ रहा? कुछ गाना सिखाते हैं, मम्मी बोलो, पापा बोलो। कुछ गाना ऐसे नहीं सिखाते, अ से अनार, कुछ ऐसे सिखाते हैं, कैसे? कुछ याद आ रहा? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, जब सिखाते हैं कोई गाने बनाते हैं। हर भाषा में, हर लोक भाषा में अलग अलग तरह के गाने होते हैं। फिर वो कहते हैं हाँ खाली बच्चों बजाओ ताली, इस तरह से भी तो सिखाते हैं, गाकर सिखाते हैं ना। तो जब नर्सरी में हम होते हैं, घर पे जब हमें सिखा रहे होते हैं ना वर्णमाला, तो उस समय वहीं से हमें सिखा देते हैं कि राइमिंग होनी चाहिए इसमें। अभी शुभम कह रहा था ना, कविता लिखते समय राइमिंग होनी चाहिए, तो राइमिंग होनी चाहिए, उसमें लय ताल होनी चाहिए, ये हमें पहले से ही सिखा देते हैं बचपन से। तो बच्चा जब नर्सरी में होता है, एक तरह से वहीं से वो कविता सुनना सीखता है, कविता सुनता है, और खुद भी ना, छोटे बच्चे देखना वो कविता बनाते हैं। कैसे? वो कुछ लेकर आया, मैंने कुछ गाना गाया, मेरे मन को भाया, इस तरह के ना, वहां थी बहुत छाया। और कभी कभी ऐसा होता है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, किसी में भी क्या होता, उनके कोई साम्य नहीं होता, मतलब वो कोई मेल नहीं खा रही होती, बस क्या होती है, राइमिंग, तुकबंदी होती है, बस बच्चे तुकबंदियां सीखते हैं। आपने जब शुरू में ना गेम खेले होंगे, पोशंपा भाई पोशंपा, क्या है वो, क्या है एक बार बता दो। हाँ अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। हाँ,
कुछ नहीं भाई, चल रहा है। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, पोशंपा भाई पोशंपा, ये वाला है ना, बिल्कुल सही। तो और एक और याद होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लागा धागा, ये तो बहुत बार तक बच्चे खेलते हैं। चोर निकल के भागा, ठीक है। तो ये सब जो है ये राइमिंग बच्चे, मतलब आप जो ये नोट कर रहे हैं ना कि सबसे पहली जो हेडिंग आपने डाली है कैसे बनती है कविता। सबसे पहले कैसे बनती है कविता, बच्चे को क्या चाहिए होते हैं कविता बनाने के लिए, कविता कहने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है बताओ। सबसे पहले वर्ड्स, ठीक है। एक इंग्लिश में एक बुक ही है प्ले विद द वर्ड्स करके, ठीक है। एक वही है, इस पे लिखा गया पूरा, यानी शब्दों के साथ खेल। तो सबसे पहले बच्चे को क्या चाहिए होते हैं कविता बनाने के लिए, शब्द। तो नोट करिए, कविता बनाने के लिए सबसे जरूरी तत्व जो है वह है शब्द है, और जो शब्द होते हैं उनके साथ खेलना सीखो, ये कहता है वो। शब्दों के साथ हमें खेलना आना चाहिए, सबसे जरूरी बात इसमें, शब्दों के साथ खेलना सीखो। इसको लिख दो, प्ले विद द वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना सीखो। अब शब्दों के साथ खेलना कैसे, कोई शब्द को आपने देखा होगा ना, हम थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है। कई बार कॉमा नहीं लगता है, उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ हो जाता है ना, किसका कुछ हो जाता है। अब जैसे अब तुमने कोई पास हो गया तुम्हारा दोस्त, तुमने कहा अच्छा पास हो गया यार, ठीक है, ऐसे ऐसे कह दिए, अलग बात हुई। अच्छा पास हो गया, मतलब तुम्हें लग रहा था कि तो पास ही नहीं हो सकता, वो पास हो गया, है ना। अच्छा पास हो गया, पीके की मूवी में करता है। हाँ उसमें भी शायद दिखाया था, उसमें भी एक मूवी कौन सी थी वो, पीके में, उसमें दिखाया था ना अच्छा के अलग अलग प्रयोग दिखाए थे। कोई भी शब्द, अच्छा ही क्यों, कोई भी शब्द देख लो, जब आप उस शब्द को कोई खींच के बोलते हो या अलग अलग तरह से बोलते हो, उसके अलग अलग अर्थ आ जाते हैं, है ना। और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन में भी फर्क पड़ता है, मतलब एक्सप्रेशन में कैसे एक्सप्रेशन में बोल रहे हो, उससे भी कविता पे प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले है शब्दों के साथ खेलना। जितने ज़्यादा शब्द आपको आएंगे, जितना ज़्यादा आपका शब्दकोश अच्छा होगा ना, आपको शब्द पर्यायवाची जितने ज़्यादा आते होंगे, उतने ज़्यादा आप कविता में उनको फिट कर सकते हो ना, एक की जगह दूसरा शब्द। जैसे यहाँ पर एक कविता है, इस कविता को मैं बोल रहा हूँ, इसमें दोनों में हम देखते हैं क्या लिखा है कवि ने, देखिए। अगर कहीं में तोता होता, बड़े बड़े कवियों ने लिखा है, रघुवीर साई की कविता है। अब उसने क्या लिखा है देखो, अगर कहीं में तोता होता, केवल शब्दों का खेल देखिए इसमें। अगर कहीं में तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता, होता तोता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता तो क्या होता, होता तोता तो क्या होता। ऐसी लिखिए, पूरी पूरी ऐसी लिखी है, ठीक है। और फिर लास्ट में तो कुछ ऐसा भी लिखा है उसने, एक दो लाइन ऐसी भी हैं कि अभी नहीं सुना सकता आपको मैं। तो पूरी जो कविता है इस तरह की है वो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें दो ही शब्द तो लिए उसने, दो राइमिंग लिए, तोता और होता, और उसी को लेकर उसने बना दी कविता, जिसको प्रयोगवादी कविता कहते हैं। ऐसी कविताओं को प्रयोग दिखा दिया उन्होंने उसमें, इस कविता के द्वारा, ठीक है। और इसमें देखिए शब्दों के असर से क्या फर्क पड़ा। पड़ती है पेशे पर चोट जब, उसको सुनना ही कविता है, ठीक है, धूमिल की कविता है, धूमिल प्रसिद्ध कवि। पड़ती है पेशे पर चोट जब, तो चोर कील कहीं न कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है अंगुली में। अब इसमें लिखा है ना चोट शब्द, चोट की जगह वो कोई और पर्यायवाची मार शब्द उसमें लगा दिया आपने। तो पड़ती है पेशे पर मार जब, तो अर्थ उसका बदल जाएगा, उतने भाव नहीं आ रहा। पेशे पर चोट, ये कविता का नाम है मोचीराम। तो इससे पता लग रहा है ना, वो मोची का कार्य जो कर रहा है वहां पर, जो जूता बनाने का काम, पेशे पर चोट जब, उसके व्यवसाय पे चोट की बात की गई है, लेकिन वो चोट उसके हथौड़े से या जिससे भी वो काम कर रहा है, लोहार के लिए कहा गया, तो उसकी चोट को जिक्र भी हो रहा है ना। अगर पेशे पर मार कहेगा तो उतना प्रभाव नहीं आएगा। कई बात है, जैसे कई सारी हिंदी में हम बातें कहते हैं ना, जो बात एक शब्द से आती है वो उसका अगर पर्यायवाची रख दें तो वो बात नहीं आती। और कवि जो होते हैं ना, वो उनमें ये नए नए शब्द वो लेकर आते हैं, नए नए शब्द गढ़ते भी हैं, खुद नए शब्द बनाते हैं, एक आम भाषा में नहीं कहते हो। जैसे मान लो यहाँ पर गाय घास चल रही है, हमको लगेगा गाय घास चल रही है, हम सिंपल कह देंगे गाय घास चल रही है। कभी उसको ही ऐसे कह देगा ना, जो चीज़ हमें नहीं दिख रही होगी, कुछ ऐसे कह देगा, हरी हरी ये फैली है धूप, वो घास को घास नहीं कहेगा, फिर वो धूप कह देगा। वो हरी हरी फैली है ये धूप, सर पर आई चटक धूप, कुछ इस तरह से बोल देगा वो। और चल रही है गाय घास, मैं गया उसके बहुत पास, ऐसे बोल देगा, मतलब उसको सिंपल भाषा को, है ना, कुछ न कुछ बना देगी। जो लोग कविता धीरे धीरे ऐसे ही बनाते हैं, सबसे पहले शब्दों के साथ खेलते हैं, मतलब शब्द ज़्यादा से ज़्यादा उसका शब्दकोश होगा। और उसके दूसरी बात, जो कविता का मूल तत्व है वो लिख लीजिए।
कविता का मूल तत्व है संवेदना, इमोशंस। कवि के अंदर होंगे ना तभी तो कई कविता हर कोई लिख सकता है, सबके मन में होते हैं भाव, सबके मन में संवेदनाएं, बस उसको कागज पे उतारने की जरूरत है, उन भावों को कागज पे उतारने की जरूरत है। अगर आपके पास शब्द हैं बहुत सारे, आपके मन में संवेदना है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके मन में, हर किसी के उसमें होते हैं, कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं, उसको उतारना है कागज पर तो कविता बनती है। यानी कविता का मूल तत्व क्या है? संवेदना। और कविता का एक तत्व है राग, राग तत्व। राग मतलब होता है प्रेम, स्नेह। आपने देखा होगा प्रेम को लेकर बहुत सारी कविताएं बन जाती हैं। दो चीजें, या तो प्रेम होता है या प्रेम नहीं होता है। अगर प्रेम पे कविता बन रही है ठीक है, या फिर प्रेम नहीं है तो भी कविता बन रही है। तो दो भागों में बांट दिया हमने कविता को, ठीक है। तो राग, चीजों से प्रेम जिसके अंदर ज्यादा होगा तो कविता बनेगी। कैसे प्रेम? बाहर हम निकले, हमने देखा पेड़ पौधे बड़े सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर प्रकृति लग रही है, आसमान में बादल गजब के लग रहे हैं, चित्र बड़े शाम को बड़े अलग बना रहे हैं बादल, शाम के समय बड़ा अलग रंग है आसमान का, ठीक है, ये सब लग रहा है हमें। तो अंदर प्रेम है ना हमारे लिए, उस प्रकृति के लिए प्रेम छलक रहा है, तो मन करेगा कुछ लिख देते हैं चलो इस बादल पर। कैसे आए बादल, कलाकारी है बादल, ऐसे लिख दिया। या फिर बादल की देखो चित्रकारी, मन हो रहा था इससे पहले बहुत भारी। पहले अगर राइमिंग ऐसे बनाएंगे ना तो ऐसे करके कविता बनने लग जाएगी, धीरे धीरे प्रेम उमड़ के आएगा। फिर तीसरी चीज कविता में आ जाएगी तुकबंदी करने लगेंगे शुरू में लोग। कविता का एक तत्व मतलब ये भी है, तुकबंदी अगर अच्छी होगी तो कविताएं अच्छी बनने लगेंगी। फिर बाद में जैसे जैसे वो मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे वो बड़ा होगा बच्चा, फिर वो केवल तुकबंदी नहीं सोचेगा, फिर उसके मन में जो भाव है ना वो अलग अलग तरह से उजागर होंगे। और वो भाव किससे उजागर होंगे? कविता का ये जो तत्व है अब मेन है बिंब। मैंने बहुत सारी कविताओं में आपको बताया, उषा कविता जब हमने पढ़ी तब भी बताया, पिछले साल भी बताया था। बिंब नोट करिए, बिंब हमारे होते हैं ज्ञानेंद्रियों पर आधारित। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कविता का जो तत्व है, कैसे बनती है कविता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनती है कविता, बिंब। और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इमेज। हमारे सामने किसी चीज की इमेज बना देना, बिंब के द्वारा कविता बनती है। और बिंब हमारी ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होते हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं शुभम हमारी? कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? सेंस ऑर्गन कितने हैं हमारे? कितने हैं? 5 उंगलियां हैं, 5 तत्व हैं, 5 हमारे। हाँ, छठी इंद्री जो होती है उसकी बात नहीं करें, छठी इंद्री तो है ही, कॉमन सेंस है, वो हर किसी के पास नहीं होती। ये 5, ठीक है। 5 में कौन कौन से हो गए? कान हो गए, नाक हो गई, कान को अलग अलग मत गिनना, नाक हो गई, और उसके बाद जीभ दिखाओ, जीभ हो गई, और स्किन हो गई, ठीक है, और एक और आईज, आंखें हो गई, ठीक है। अब देखिए जो 5 ज्ञानेंद्रिय है हमारी, ये 5 किस पर आधारित? इसी पर आधारित है, बिंब। अगर हम कान से सुनकर कोई चीज, जैसे कभी कभी कविता में निराला लिखते हैं, छम 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 मेघ, छम 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 बूंदें गिरती रे तरबों से छनके, झम 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 मेघ बरसते रे आंगन में, ऐसे करके है ना। मतलब जो भी है, जैसे मेघ बरस रहे हैं आंगन में, बारिश हो रही है, बूंदें गिर रही है, छम छम, वो धुन बताते हैं, छम छम, धम धम, इस तरह की धुनें बता रहे हैं ना। हमें ऐसा लगता है कविता पढ़ते समय कि हमारे कानों में उसकी क्या हो रही है? आवाज आ रही है। जैसे पहलवान की ढोलक में ध्वनि वाले शब्द बहुत हैं उसमें। पहलवान की ढोलक जो कहानी पढ़ी आपने, उसमें है ना, धा तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट, वो ऐसे बोलता है ढोलक, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा, ऐसी आवाज उसे सुनाई देती है। तो ये होते हैं ध्वनि बिंब। ये क्या होते हैं? ध्वनि बिंब होते हैं, ध्वनि पर आधारित है, ये हमारे कानों पर आधारित है, इसलिए ये ध्वनि वाले बिंब है, ठीक है। और स्रोत पर आधारित मतलब कानों पर आधारित है। और आंखों वाले, आंखों से कोई चीज देख रहे हैं, वो होंगे दृश्य बिंब है, वो हम उसको देख रहे हैं ना, आंखों से देख के वो बिंब हमारे सामने आ रहा है। जैसे बहुत सारे दृश्य बिंब होंगे कविताओं में। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, 9th में, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। उन्हें दिख रहा है ना ऐसे कि बादल आ गए वहां पर से, तो ये दिख रहा है, तो कौन से बिंब हो गए? दृश्य बिंब, दिखाई दे रहा है, दृश्य बिंब। और इसका दूसरा नाम एक और है, क्योंकि आंखों को हम चक्षु बोलते हैं ना, तो इसका एक और नाम है, ये थोड़ा बोलने में कठिन लगेगा आपको,
चाक्षुष बिंब बोलते हैं। तो ये बोलने में थोड़ा कठिन लगेगा, इसलिए मैं सिंपली उसमें बता रहा हूं आपको कि आप कैसे याद रखोगे इसे। दृश्य बिंब। और दृश्य भी दो तरह के होंगे, एक तो चलता हुआ दृश्य होगा, गतिमान होगा, वो गतिशील होगा, गतिशील दृश्य। दूसरा जो दृश्य होगा वो ठहरा हुआ होगा, रुका हुआ। दो तरह के दृश्य हो सकते हैं ना, एक चलता हुआ एक रुका हुआ। तो दृश्य भी दो प्रकार के होंगे, गतिमान या गतिशील बिंब होगा उसमें, गतिशील दृश्य बिंब। और दूसरा क्या होगा उसमें, ठहरा हुआ जो होगा, ठीक है, मतलब वो रुका हुआ दृश्य बिंब होगा। तो उसके लिए आएगा स्थिर। क्या बोलेंगे रुके हुए को हम? स्थिर। दो तरह के होंगे, सिंपल है, गतिशील होंगे और स्थिर होंगे। फिजिक्स से जोड़ दो तो इसे, आप तो साइंस वाले भी हो। मोशन, मोशन वो साइंस, मोशन। तुम भी कॉमर्स के हो? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, साइंस वाले जो लोग सुन रहे होंगे उनको बता दो, ये मोशन से भी जुड़ा हो गया। मोशन पढ़ा है ना, ठीक है, मोशन से भी जुड़ा हो गया। मोशन भी तो है, कोई गतिशील है और तभी उसमें एक्सलेशन है, त्वरण है, सब है। वो दृश्य बिंब है जो मोशन में चीजें हैं, जो रुकी हुई चीजें हैं उनमें क्या है, उनमें स्थिर बिंब है। दृश्य बिंब के अंदर कौन सा वाला प्रकार है? स्थिर। ठीक है, तो अगर बादल, कोई चीज रुकी हुई है, मान लो कोई घर हमें बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कोई पेड़ है बिल्कुल वहां पर रुका हुआ, स्थिर बिंब है, उसकी आप तारीफ कर रहे हो, उसके दृश्य बता रहे हो। तो ऐसे ही अगर त्वचा वाला होगा, स्पर्श बिंब होगा, स्पर्श त्वचा से स्पर्श बिंब होगा। जीभ वाला होगा तो स्वादेंद्रिय है ये, स्वाद वाली, तो स्वाद वाला बिंब होगा। ये कहां पर होगा? रसोई घर से आई तेज, या रसोई घर से आई जोरों से पुलाव की खुशबू, है ना। अब जैसे हमने ये कहा ना, सिर्फ ये सिंपल कहा, मैंने ये नहीं कहा कि घर में पुलाव बनाया और खुशबू आ रही, पुलाव की खुशबू कहा ना। जैसे ही, या कोई भी चीज आप सोचो, और किस चीज की आपको खाने का सोच, कोई चीज सोचो ऐसे जिसकी आपको बड़ी तेज, मतलब अच्छी चीज लगती है और उसकी महक आ रही हो, मान लो ऐसा, ठीक है। कई बार होता है ना, कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, उसमें महक आ रही है, तो वो महक आ रही है, हमने उसका स्वाद ले लिया, वो बिंब, वो एहसास कर लिया हमने, तो वो क्या हो जाता है? स्वादेंद्रिय वाला बिंब हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और बचा जो नाक वाला है, सूंघने वाली बात आ गई। देखो की खुशबू, वहां पर खुशबू, ये ना, ये स्वाद वाला बिंब के साथ वहां पर कौन सा वाला भी आ गया? ये सूंघने वाला बिंब भी आ गया। ठीक है, वो इसको बोलते हैं नासिका, नाक को। और इसके लिए शब्द आता है, इसके लिए शब्द आता है, पढ़ दो इससे शुभम। हाँ, घ, इसको घ्राण बोलते हैं, घ्राणेन्द्रिय बोलने में। ठीक है, तो ये वाला बिंब हो गया। तो अगर आपको, लेकिन वहां पर ये समझ में नहीं आ रहा, ये लिखना, जब बिंब की बात करेंगे ना, कविताओं में भी बिंब लिखना पड़ता है, मैं भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य, तो आप नासिका वाला लिखो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वाला बिंब हो गया। तो बिंब पर आधारित है कविता। अभी तक आपने लिख दिया ना, कविता का मूल तत्व क्या है? संवेदना। कविता शब्दों पर आधारित होती है। मतलब ये प्रश्न इस तरह से आता है कि कविता कैसे बनती है, कविता बनाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो किन तत्वों की आवश्यकता होती है? शब्दों की आवश्यकता होती है, शब्दों के साथ हमें खेल करना आना चाहिए। दूसरा, हमें तुकबंदी, ठीक है, तुकबंदी बनानी आनी चाहिए, बचपन से हम नर्सरी से तुकबंदियां ही बनाते हैं। हमें संवेदना होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। कविता का मूल तत्व क्या है? संवेदना है और राग तत्व है। कविता में प्रेम है, ठीक है। और क्या होना चाहिए साथ में? बिंब होने चाहिए, बिंब। और होना चाहिए साथ में प्रतीक, प्रतीक होने चाहिए बिंब के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होने चाहिए बिंब के साथ? प्रतीक होने चाहिए, और प्रतीक को हम बोलेंगे सिंबल। प्रतीक होने चाहिए, सिंबल होने चाहिए। अब प्रतीक किस तरह के होने चाहिए? जैसे आपने देखा होगा कई बार कवियत्री या कवि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। महादेवी वर्मा ने प्रतीकों का बहुत प्रयोग किया। जैसे हम ही हैं, हम कहते हैं कि असत्य से सत्य की ओर चलो। सुबह सुबह प्रेयर में पढ़ते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो उसमें हम कहते थे ना, जो दीपक है वो किसका प्रतीक है? कहते हैं अंधेरे से उजाले की ओर चलो, कहते हैं ना, दीपक उजाले के लिए हो गया। अंधेरे से उजाले की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो, कहते हैं। तो अंधेरे से उजाले की ओर, तो दीपक किसका प्रतीक माना गया? ज्ञान का। उजाला तो है ही, उजाला तो करता ही है, कहते हैं ना, दीपक ज्ञान का प्रतीक है। और दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया, वो अंधेरा किसका प्रतीक है? अज्ञान का। ये प्रतीक होता है, और ये कवि बहुत प्रयोग करते हैं। कभी तो कभी पूरी पूरी बात प्रतीकों में कर जाता है,
उषा कविता में ऐसी है, उषा कविता में नहीं है कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, तो वो चौका थोड़ी है वास्तव में। वो तो बात कर रहे हैं किसकी, सूर्योदय की, आसमान की बात हो रही है। वहां पर सारी बातें प्रतीकों में हुई है, प्रतीक प्रतीक में वो बात कर गए हैं। कैसे? भोर का नभ कैसा था? नीला शंख, नीले शंख की तरह कह दिया भोर का नभ, सुबह का आसमान। प्रतीकों में बात हो गई। धीरे धीरे वो पूरी कविता ही प्रतीकात्मक बन गई, और कई कविताएं तो पूरी प्रतीकात्मक, जैसे आपने पिछली 7th क्लास में कविता पढ़ी थी, शाम एक किसान। आकाश का साफा बांध कर बैठा है किसान, घुटनों तक पड़ी है नदी चादर सी। थोड़ा थोड़ा याद आया होगा, ठीक है, जिसने पढ़ी होगी कविता उसके याद आया होगा। मेरे को तो मार्च लगा। हाँ, कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता, ठीक है। तो ये सब है। तो इसमें एक चीज अब आगे देखते हैं, बिंब और छंद, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके अलावा चित्र भाषा, अगला जो है, अगला इसका जो घटक है या तत्व है, देख लेना। कभी कभी क्या होता है ना, तत्व के अलावा घटक भी पूछा जाता है। घटक को इंग्लिश में बोलेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। चित्र भाषा भी लिख दीजिए। कई बार कवि ऐसे लिखता है ना कविता, जैसे वो चित्रों में बात कर रहा है, जैसे हमारे सामने उसका चित्र उपस्थित हो जा रहा है, ऐसे भी लिखता है कवि। कोई दृश्य ऐसा लिख दिया उसने कविता में कि वो चित्र हमारे सामने आ जाएगा, वो चित्र भाषा कहलाती है। इसमें एक चीज है घटक। घटक मैंने कहा आपसे कि घटक हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। घटक में लिखते हैं कौन कौन से घटक हैं। जैसे हम लिखते हैं भाषा शैली, तो आपको पता ही है, कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट कविता के। भाषा शैली, छंद है, छंद हैं। लेकिन जितने भी ये घटक होंगे, ये सारे के सारे एक ही चीज से चलेंगे, एक ही चीज से संचालित होंगे। अगर वो चीज नहीं होगी कविता में तो कविता नहीं होगी। कौन सी चीज से चलेंगे? सारे कंपोनेंट्स, चाहे भाषा हो, शैली हो, छंद हो। छंद भी आप जानते हैं अलग अलग तरह के, कौन कौन से, जैसे दोहा, चौपाई। ये पुराने भक्ति काल में तो दोहा, चौपाई, कवित्व, ये सब छंद हो गए, सवैया। और आजकल अलग अलग तरह के छंद में लिखी जा रही कविता, मुक्त छंद में लिखी जा रही है। मुक्त छंद में कोई तुकबंदी नहीं होती, तुकबंदी नहीं होती, वो सारी मुक्त छंद की कविता है। जैसे उषा कविता, सहर्ष स्वीकारा है, ठीक है, ये सब मुक्त छंद में है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे सारी चीजें संचालित होती हैं? घटक जितने भी हैं सब उससे संचालित होते हैं। क्या सबसे जरूरी होना चाहिए कविता के अंदर? ये बताया था मैंने अभी। क्या सबसे ज्यादा जरूरी? शब्दों से तो कहानी भी बन सकती है, अगर शब्दों से तो नाटक भी बन सकता है। क्या चीज कविता में ऐसी जो अलग करती है उसे औरों से? क्या फिर हमारे मन में क्या होने चाहिए? क्या चीज है वैसे? संवेदना होनी चाहिए। बिल्कुल शुभम ने सही कहा। क्या चीज है वो संवेदना? सिंपल भाषा में बताओ, क्या चीज है वो? मन में क्या, कवि के मन में क्या उठते हैं? इमोशन, भावना, भाव होने चाहिए। जितने के सारे घटक हैं, ये लाइन लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि जितने भी सारे घटक हैं, जितने भी तत्व हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं कविता के, ठीक है, और ये सारे के सारे भाव से संचालित होते हैं। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कभी, कौन सी ऐसी चीज है जिससे सारे तत्व संचालित हो रहे हैं? जो आप लिखेंगे भाव। भाव से, अगर हमारे मन में भावनाएं नहीं उमड़ेंगी तो हम क्या लिखेंगे? कविता किस तरह से हम बना पाएंगे? ठीक है, तो इस पर आधारित है। तो कविता ऐसे ही बनती है। अब इसके सबसे जरूरी बातें कुछ लिख लेते हैं। पेज नंबर 112 में भी आपकी बुक में है ये। कविता के लिए भाषा का अच्छा ज्ञान जरूरी है, ये लिख दिया आपने, भाषा का ज्ञान। कविता के लिए भाषा का ज्ञान जरूरी है। और भाषा शब्दों से बनती है, ठीक है, शब्द से मिल मिलकर फिर क्या बनते हैं? छोटे छोटे पद बनते हैं। पद से मिल मिलकर क्या बनता है? फिर एक वाक्य बनता है। वाक्य के बारे में जब आप पढ़ रहे थे, फिर वाक्यों को हम फिर भावों का भाव भी उसमें डाल देते हैं तो कविता बनने लगती है। हम सीधे सीधे कोई भी बात कविता में नहीं कहने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि जैसे सिंपल अगर कोई चीज़ कहे, आज हम स्कूल आए, तो कवि उसको भी कुछ अलग ढंग से कहेगा। आज हम स्कूल आए को किस तरह से कह देगा? शुभ किस तरह से कहना चाहेगा? बड़े दिनों बाद स्कूल की झलक देखी। ये देखो, बड़े दिनों बाद स्कूल की झलक देखी। अब इसको ये कह देगा कि देखी है बड़े दिनों के बाद हमने स्कूल की झलक। ठीक है, पढ़ रहे हैं क्लास में इतना कि झुकाई नहीं हमने पलक। ठीक है, कुछ भी इस तरह से बोलेगा कवि। तो कवि जो होता है वो एक अलग नजरिए से बोलता है। आप लोग हर कोई कविता बना सकते हो। सर, कविता और रैप में क्या डिफरेंस होता है?
कुछ कोई डिफरेंस नहीं होता। वो जो सॉन्ग्स आजकल बन रहे हैं, पहले जो भी सॉन्ग्स बना रहा है, जो भी लिरिक्स लिख रहे हैं, वो पहले एक कवि होता है हमेशा, ठीक है। बहुत सारे जैसे ऐसे गोपाल दास नीरज हैं, साहित्य से जुड़े रहे, उन्होंने फिल्मों के लिए भी गाने लिखे, फिल्मों में भी जो जाएगा, हाँ उसने तो सारे, उसने देखो बचपन से राइमिंग बनाई होगी, उसी राइमिंग को बनाते बनाते वो बड़े बड़े सॉन्ग्स, रैप सॉन्ग्स और ये बनाने लगे। तो जब तक व्यक्ति के अंदर भाव नहीं होंगे, उनको लिखना नहीं आएगा, उसने केवल तुकबंदियों वाले ज़्यादा बनाए। कभी नोटिस करना, मैं आ रहा था, जा रहा था, खा रहा था, ये वाला इस तरह के, उसको तेज तेज बोल दिया उसने, ठीक है। ज़्यादातर उर्दू के शब्दों की मीनिंग सारे वो, क्योंकि ऐसा है ना कि जहाँ पर वो जिस एरिया में रहते हैं वो पूरा उर्दू वाला इलाका रहा। पहले हिंदुस्तानी बोली जाती थी वहाँ, आलमआरा में आपने पढ़ा था एक बार चैप्टर में कि हिंदी और उर्दू का मिक्सचर बोला जाता है वहाँ पर। तो ठीक है, वो उसके शब्दों का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, उर्दू का शब्दों का भी इस्तेमाल किया। और आजकल तो जितने भी आप अच्छे सूफियाना गायकी जो भी सुनेंगे, उसमें सब उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। तो उर्दू तो हमारी वैसे भी इसीलिए तो हिंदी की बहन कही गई हो, है ना। तो वो सिंपल है, और आपके उसमें भी गज़ल भी हैं, रुबाइयाँ हैं, इसीलिए सिलेबस में डाली गई हैं वो। तो इसमें कैसे बनती है कविता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें कुछ बातें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? नर्सरी के गानों से शुरू होती है, ये मैंने आपसे पहले भी बताया, ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको नोट करा देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, फिर क्लास खत्म कर रहे हैं। ये लाइन नोट कर दीजिएगा कि शब्दों से खेलना, शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे, सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना है, सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना है। ये वाक्य का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन है। तो इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है? इतना ही छोटा चैप्टर है, खत्म हो गया। कैसे बनती है कविता, समझिए कि 3 से 5 नंबर जो है वो भी आ गए आपको, क्योंकि इसमें क्या पढ़ना है आपने। अब मेन या तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि कविता किन तत्वों से बनती है, या कविता के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, या पूछा जाएगा कि कविता के लिए जरूरी घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर इसके हम पॉइंट वाइज भी अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? शब्द, भावना, संवेदना, मूल तत्व संवेदना, ठीक है। राग तत्व, राग प्रेम होना चाहिए, प्रेम भी लिख सकते हैं चाहे तो, वहां पे स्नेह लिख सकते हैं। उसके अलावा भाषा शैली, भाषा शैली मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उसमें। उसके अलावा छंद, छंद विधान होना चाहिए, कोई भी छंद। आजकल मुक्त छंद है तो मुक्त छंद है, ज्यादातर कविताएं आपके सिलेबस में मुक्त छंद है। लेकिन अगर फिराक गोरखपुरी से कुछ आता है, अगर गजलों की बात होती है तो गजल हो गया, और रुबाइयों की बात होती है तो रुबाई हो गई। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चाँद पर दिल आया है, ये वाला आ जाए तो रुबाई छंद हो गया, वहां पर रुबाई छंद है, ठीक है। तो ये सारे ध्यान देने हैं आपने, यही मुख्य विशेषताएं हैं। उसके अलावा अलंकार होगा, रस होगा, ये आप डालेंगे और अच्छी बात है। लेकिन मेन बातें जो आ गई, कविता कैसे बनती है, शब्दों के द्वारा कविता बनती है, भावों के द्वारा कविता बनती है, और संवेदना होनी चाहिए, संवेदना के द्वारा कविता बनती है। और कविता हम बचपन से ही बना रहे होते हैं, तभी हमें बचपन से ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सिखाया जाता है। तभी हम जब भी घर पे गेम खेलते हैं, किसी भी तरह का गेम खेलें, इसीलिए हम पोशंपा भाई पोशंपा से शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तरह तरह के गेम बच्चे इंटरेस्ट से खेलते हैं। और बच्चों को देखना, पहले दिन आप सिखाओगे ना पोशंपा भाई पोशंपा, उसको उसी दिन याद हो जाएगा, अगले दिन याद हो जाएगा। कोर्स की कविता बाद में चाहे याद होगी। और क्लास में कोई बच्चा नया आता है, और छोटी क्लास में हम ज़्यादातर देखें 6, 7, 8 क्लास के आप याद करो या उससे पहले का, कोई बच्चा क्लास में आता है ना नया, तो कोई उससे नहीं बोलता, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बगल की सीट वाले से बोलता है, बड़ा वो भी शर्माता है। लोग बच्चे भी उससे देखते जरूर है, बातें नहीं करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, मान लो स्पोर्ट्स का पीरियड आ गया, गेम्स का पीरियड आ गया, सब मैदान में चले गए खेलने, तो क्या होता है, कोई चीज़ वो बच्चा बास्केटबॉल खेलने में ठीक है, या कोई भी गेम वो खेल रहा है वहाँ पर मान लिया, तो जैसे ही आप खेल के मैदान में गए, सारे के सारे उस बच्चे से क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। होता है ना ऐसा, होता है ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है
कि जब हम कक्षा में उससे बातें नहीं कर रहे हैं लेकिन बाहर जाके घुल मिल जा रहे हैं तो बच्चा अपने को कैसे कर रहा है, जैसे जैसे वो बोलना शुरू करेगा, उन शब्दों की अभिव्यक्ति करेगा, उन शब्दों को प्रकट करेगा, वैसे वैसे वो फिर कविता की ओर जाएगा। तो ऐसे बनती है कविता। ठीक है, मतलब अब क्लियर हो गया ना आपको। बच्चा बचपन से सीख रहा है लेकिन पहले पहले वो शब्दों से खेलना सीखता है, प्ले विद द वर्ड्स। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो भावनाओं में आता है, अपनी भावनाएं प्रकट करना सीखता है। और जब भावनाएं और शब्द दोनों मिल जाते हैं फिर उसमें किस चीज का वो ऊपर से तड़का डालता है, भाषा शैली का। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें क्या आता है, ये जो मैंने बताया बिंब और प्रतीकों का। और बिंब नाम आते ही आपको 5 ज्ञानेंद्रिय याद कर लेनी है, 5 बिंब आपको आ जाएंगे उसमें फिर। ठीक है, प्रतीक उसके बाद डालता है और जितना मैच्योर होते जाएगा वो, जितना ज्यादा अच्छी कविता लिखने लगेगा वो, फिर उसके बाद उसमें रस अलंकार अपनी मर्जी से, और ऐसे बनती है कविता। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, कविता के घटक और कविता के तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम ये पढ़ेंगे कि नाटक कैसे बनते हैं और कहानी कैसे बनती है, इनका व्याकरण क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।